नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों पूरी राजनीति एक ध्रुव के इर्द-गिर्द घूम रही है और वो ध्रुव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो। सत्ता पक्ष इस बात के लिए घूम रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार, जबकि विपक्ष इस नारे को बुना रहा है कि इस बार मोदी हटाओ। तो मोदी हटाओ और मोदी लाओ, इन दोनों ध्रुवों के बीच राजनीति कहाँ पर पहुँची है, आज हम उस बात पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम इस एक नारे की समीक्षा करने वाले हैं जिसका इन दिनों बहुत ज़्यादा शोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार। उसी नारे को लेकर के पूरे देश में ये नारा गूंज रहा है कि अब की बार 400 पार होगा या नहीं होगा। इस इस नारे को लेकर के विपक्ष भी परेशान है, तो सत्ता पक्ष भी परेशान है। इस नारे की क्या सच्चाई है, आज हम इस रिपोर्ट में उसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम आपको देश के चारों ओर का एक-एक सीटों का आकलन बताएंगे और देखेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 पार होने जा रहा है या फिर वो इस बार 303 जो सीटें उसने पिछली बार हासिल की थी, क्या वो सीटें भी उसे हासिल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी या फिर उसे 400 पार हो जाएगी। इस रिपोर्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको वो आंकड़ा बताना चाहता हूँ जो अब तक की लोकसभा के चुनावों का इतिहास रहा है। 1971 को देखें तो 1971 में 352 सीटें मिली थी जिस दल ने सरकार बनाई थी। 1962 में 361 सीटें आईं, 1951 में 364 सीटें आईं, 1957 में 371 सीटें आईं और 1984 में वो आंकड़ा था जिसकी इस दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, 414 का, यानी 400 पार का। वो दौर था जब कांग्रेस पार्टी को 414 सीटें मिली थी और ये वो सीटें तब मिली थी जब इंदिरा गांधी की शहादत हुई थी और राजीव गांधी इस बार चुनाव में उतरे थे और कांग्रेस को इसमें प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था। वो इंदिरा गांधी की शहादत का वोट था। इतनी ज़्यादा संख्याएं कभी भी कांग्रेस या किसी भी कहें तो किसी को नहीं मिल पाई। सबसे ज़्यादा सीटें ऐसा नहीं कि इससे जो अभी भाजपा के पास जो आंकड़ा है उससे ज़्यादा सीटें पहले भी मिल चुकी हैं। 1971 में 352 सीटें आई थी लेकिन तब एक तरफा चुनाव होता था। 1962 में 361, जैसा मैंने आपको बताया। 1951 में 364, यानी जो अभी 325 के आसपास जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी, उससे बहुत ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिल चुकी हैं। तो जो इस बार लड़ाई हो रही है कि 400 पार या इतनी सीटें जो भारतीय जनता पार्टी शो कर रही है कि इतनी ज़्यादा सीटें वो पिछली बार लाई है प्रचंड बहुमत की सरकार, ऐसा लगता है कि मानो ऐसी सीटें कभी आई ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको वो सीटें बताई हैं जब ये आंकड़ा जो भारतीय जनता पार्टी को 2019 से मिला था, जिससे वो प्रचंड बहुमत बताती है, उसका कई बार कांग्रेस ने या फिर जो भी सरकारें बनी उस समय कांग्रेस की सरकारें थी कमोवेश, तो उनको इससे ज़्यादा वोट मिला है। अब मैं आपको बताता हूँ, पीएम मोदी ने जो टारगेट दिया है उसको जीतने के लिए दरअसल भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की 543 में से 68% सीटें जीतनी पड़ेंगी अगर वो इस जादुई आंकड़े को पाना चाहते हैं, यानी 400 पार। 543 में से 68% सीटें जीतने का मतलब है यानी हर 3 में से 2 सीटें उसको चाहिए। ये वास्तव में कितना यथार्थ है, कितना यथार्थपरक है, कितना वास्तविक है, इसे समझने के लिए हमने आज़ादी के बाद से सभी 17 लोकसभा चुनावों का, यानी अब तक के जो 17 लोकसभा चुनाव हैं उनका सबका हमने डाटा निकाला है और आपकी स्क्रीन पर ये डाटा गुजर रहा है, आप इसको देख सकते हैं। अब तक कांग्रेस ने 5 बार लोकसभा की उस समय की कुल सीटों का 68% यानी उससे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, उससे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। 5 चुनाव ऐसे थे जब कांग्रेस ने 68% से ज़्यादा सीटें जीती। उनमें 1951 में टोटल सीटें थी उस समय 488, तब 1951 में कांग्रेस को मिली थी 364 सीटें, यानी कि 74% सीटें उसने जीती थी। 1957 का जब चुनाव आया तो 494 लोग टोटल सीटों में से 371 सीटें वो जीती और ये आंकड़ा था 75% का।
इसी तरह से 1962 के लोकसभा चुनाव में जब आप जाएंगे तो 494 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने उस समय 361 सीटें जीती, जो 73% आंकड़ा था। 1971 का लोकसभा चुनाव याद करिए, जब 518 लोकसभा सीटें हुई और उसमें से कांग्रेस ने 352 सीटें जीती, यानी कि 68% से ज़्यादा वोट उसे हासिल हुए। 1984 का दौर था जब अब तक की 17 लोकसभा चुनावों में सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को हासिल हुई। वो दौर था 1984 का, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का। तब कांग्रेस को अब तक का सबसे बड़ा प्रचंड बहुमत 414 सीटों का हासिल हुआ, जब उसे 76% वोट हासिल हुए। तो ये कह सकते हैं कि ये वो सीटें थीं जब 68% से ज़्यादा सीटें हासिल हुई, तब कांग्रेस की सीटें इतनी बढ़ी। अब मैं आपके सामने जो आंकड़ा जो लेके आ रहा हूँ, वो 5 चुनाव हैं जिसमें कांग्रेस के 75 से 80% उम्मीदवार जीते थे, यानी 80% उम्मीदवार कांग्रेस ने जो खड़े किए थे उसमें 100 में से 80 लोग जीते थे। 1951 में 479 में से 364, 1957 में से 490 में से 371, 1962 में 488 में से 361, 1971 में 441 में से 352 और 1984 में से 517 में से 414 सीटें कांग्रेस ने हासिल की थी, यानी उसके अपने कैंडिडेट लड़े थे समर्थक दलों के बिना। अब बात 2024 के चुनाव की। पिछली बातें तो हमने बहुत कर ली और आंकड़ा आपको एक दिखाने की कोशिश की, दरअसल इस आंकड़े में कितनी सच्चाई है। अब 2024 की चुनाव बात करते हैं। 2024 का जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 543 सीटों में भारतीय जनता पार्टी अब तक 432 उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। करीब 10 सीटों पर फैसला बाकी है। उम्मीदवारों के हिसाब से देखें तो लगभग भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट हासिल करने के लिए 76% स्ट्राइक रेट होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि हम अकेले 370 सीटें हासिल करने जा रहे हैं। उन्होंने एनडीए गठबंधन को 400 सीटें पार होने का बताया है। अभी हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर 370 सीटें जीते हैं तो उसे 86% स्ट्राइक रेट रखना पड़ेगा, यानी कि हर 10 उम्मीदवार में से 9 में उसे जीत हासिल करनी पड़ेगी। यानी 10 उम्मीदवार लड़ें तो 9 जीते, यानी एक उम्मीदवार 10 में से उसका हारे तो काम चल सकता है। राजनीति में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा या तो हवा चले, आंधी चले तो भी हो सकता है, लेकिन अभी तक के जो प्रधानमंत्री मोदी की 2014 में लहर आई, 2019 में लहर आई, तब भी ये आंकड़ा हासिल नहीं हो सका, क्योंकि राजनीति में इस तरह की सोच दरअसल काम नहीं करती। अब जनता कोई करिश्मा करे वो एक अलग बात है, लेकिन देश के अलग अलग जोन का सामाजिक और राजनीतिक पहलू दोनों अलग अलग होता है और यही अलग अलग वोटिंग पैटर्न बनाता है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने देश को 5 पॉलिटिकल जोन में बांटा है। ये पॉलिटिकल जोन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ ईस्ट। इन 5 जोन में जब आप कांग्रेस के टॉप 5 चुनावों के विनिंग पैटर्न का एनालिसिस करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस आधार पर बीजेपी के 370 टारगेट को जब आप रखेंगे उस आधार पे, तो देखना पड़ेगा कि ये कितना संभव है कि लोकसभा सीटें बढ़ती हैं। इसलिए इस चुनाव में सभी 543 सीटों के अनुपात में हमने रखा है। बात करते हैं सबसे पहले उत्तर भारत की, जहां भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मौजूदा सीटें बचाने की चुनौती है। उत्तर भारत में करीब 10 राज्य हैं, जिसमें केंद्र शासित 4 प्रदेश हैं और सीटें हैं यहाँ 245, जिसकी आबादी है 60.42 करोड़। ये बात हो रही है उत्तर भारत की, जहां भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। इन 5 चुनावों में कांग्रेस यहाँ पर 71 से 92% सीटें जीत चुकी है। मैंने आपको उत्तर भारत का जो आंकड़ा है वो मैं आपको सामने स्क्रीन पर लेके आया हूँ। 1951 में कुल सीटें थी उत्तर भारत में 242, जिसमें कांग्रेस ने 203 जीती। 1957 में 228 थी, जिसमें 195 जीती। 1962 में 228 थी, जिसमें 162 जीती और 1971 में 238 थी, जिसमें कांग्रेस ने 181 सीटें हासिल की हैं। इसी तरह से आप बात कर लीजिए 1984 की, जब 245 सीटों में से कांग्रेस ने 227 सीटें जीती। यह आंकड़ा था 92% का। इन 5 चुनाव में कांग्रेस के 72 से 93% तक उम्मीदवार जीते थे। 1951 में 238 में से 203 जीते, 1957 में 226 में से 195 जीते, 1962 में 226 में 162 जीते, 1971 में 222 में से 181 जीते और 1984 में 243 में से 227 उम्मीदवार जीते थे। ये अकेले कांग्रेस के थे।
अब आप मौजूदा सीटों के लिहाज से कांग्रेस ने जब भी 370 से ज़्यादा सीटें जीती हैं उत्तर भारत में, उसे कम से कम 174 सीटें हासिल करनी पड़ी हैं। यानी कि मैं आपको वो आंकड़ा बता रहा हूँ कि अगर उस कसौटी पर रखेंगे जहां आपको 370 सीटें जीतनी हैं, तो आपको उत्तर भारत से कम 174 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, तब उसकी 370 से पार हुई है। मैं आपको उन सीटों का आंकड़ा दिखा रहा हूं, आप गौर करिएगा, जब कांग्रेस ने 370 पार किया है या 300 साढ़े 300 के पार किया है। ऐसे में इस पैमाने पर 370 के टारगेट के लिए भाजपा को नॉर्थ से भी कम से कम 174 सीटें जीतनी पड़ेंगी। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने नॉर्थ में अब तक 206 उम्मीदवार उतारे हैं। 174 सीटों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट रखना पड़ेगा 85%, जबकि 2019 में बीजेपी ने नॉर्थ में 208 उम्मीदवार उतारे थे और उसका स्ट्राइक रेट था 87% और उसने 183 सीटें जीती थी। यानी कि नॉर्थ में, जो उत्तर भारत की बात मैं कर रहा हूँ, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ में न सिर्फ अपनी सीटें, मौजूदा सीटें बचाने की चुनौती है, क्योंकि नॉर्थ में उसका रेशियो जो अभी 85% चाहिए वो उसका 87% था। यानी वहाँ पर उसको सिर्फ अपनी सीटों को बनाए रखने की चुनौती है और उसे नया सीट हासिल करने की चुनौती नहीं है। अब बात हो रही है पूर्वी भारत की। पूर्वी भारत में भारतीय जनता पार्टी को 46% उम्मीदवार जिताने पड़ेंगे। पूर्वी भारत में 2 राज्य हैं जहां सीटें हैं 163 सीटों में आबादी है 13.32%। इन 5 चुनावों में कांग्रेस ने 47 में से यहां पर पूर्वी भारत में 47 से 65% सीटें जीती थी, जिसमें चुनाव का जो आंकड़ा था वो आपकी स्क्रीन पर है। 1951 में यहाँ पूरी भारत में 54 सीटें थी जहाँ कांग्रेस ने 35 सीटें जीती थी। 1957 में 56 में से 30 सीटें जीती थी। 1962 में से 56 में से 36 सीटें जीती थी। 1971 में 60 में से 28 सीटें जीती थी और 1984 में से 63 में से 36 सीटें कांग्रेस ने यहाँ से जीती थी। और अगर इसको आप उम्मीदवारों के लिहाज से देखें तो 1951 में 52 में से 35, 1957 में 55 में से 30, 1962 में 56 में 36, 1971 में से 56 में से 28 और 1984 में 63 में से 36 उम्मीदवार कांग्रेस के जीते थे। कांग्रेस ने जब भी 68% सीटें जीती हैं, अब 68% की बात करते हैं, तो पूरी भारत में कम से कम 29 सीटों पर जीत उसे हासिल करने की जरूरत हुई। इसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में 29 सीटें जीतनी ही होंगी। भाजपा ने 2024 के चुनाव के लिए ईस्टर्न जोन में यानी पूर्वी जोन में 63 उम्मीदवार उतारे हैं। 63 उम्मीदवारों में से उसे 29 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए भाजपा को यहाँ पर अपना स्ट्राइक रेट रखना पड़ेगा 46%। 2019 का चुनाव देखें तो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 63 उम्मीदवार उतारकर यहाँ 41% उसका स्ट्राइक रेट था और उसने 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसका मतलब बीजेपी को ईस्ट जोन में थोड़ा पुश करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार 63 सीटें जहां उम्मीदवार उतारे थे वहां 41% उसका रेशियो था, 26 सीटें उसने जीती थी, जबकि उसे चाहिए यहां पर 29 सीटें, यानी 3 सीटें कम थी, तो थोड़ा पुश करे तो यहां से वो सीटें हासिल कर सकती। अब बात हो रही है दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को 2.5 गुना अपनी सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। यहाँ दक्षिण भारत में 5 राज्य हैं, जिसमें 5 केंद्र शासित राज्य हैं, 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 3 सीटें हैं 132 और आबादी है 25.29 करोड़ की। इन 5 चुनाव में कांग्रेस ने 53 से 76% सीटें जीती थी। अगर आप आंकड़ों के लिहाज पे जाएंगे तो 1951 में 124 में से 66 सीटें जीती थी, 1957 में 128 में से 97 सीटें, 1962 में 128 में 96 सीटें, 1971 में 129 में 73 सीटें, 1984 में 132 में से 71 सीटें कांग्रेस ने हासिल की। अगर आप उम्मीदवार के लिहाज से जाएंगे, जहां सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात हो रही है, अभी मैं सीटों की बात कर रहा था, तो सीटों के लिहाज से आप देखें, उम्मीदवारों के लिहाज से देखेंगे तो 54 से 88% उम्मीदवार कांग्रेस के जीते थे। 1951 में 122 उम्मीदवार उसने खड़े किए तो 66 जीते थे। 1957 में 127 उम्मीदवार उसने खड़ा किए, 97 जीते। 1962 में 124 उम्मीदवार उसने खड़ा किए तो 1962 जीते। 96 जीते।
किए, 1971 में 83 उम्मीदवार खड़ा किए और 73 जीत गए। 1984 में से 112 खड़े किए और 71 जीते। ये 63% आंकड़ा था। मौजूदा सीटों के लिहाज से देखें तो कांग्रेस को जब भी 370 सीटें मिली हैं तो दक्षिण भारत में उसने कम से कम 71 सीटें हासिल की हैं। इस पैमाने पर 370 सीटों के टारगेट के लिए बीजेपी को दक्षिण से भी कम 71 सीटों पर जीत हासिल करनी पड़ेगी। 2019 के चुनाव के लिए बीजेपी ने साउथ में 89 उम्मीदवार उतारे हैं। इस जोन में 71 सीटें जीतने के लिए बीजेपी को अपना स्ट्राइक रेट रखना पड़ेगा 80% का। 2019 की बात करें तो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से 90 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि इस बार 89 उतारे हैं। 90 उम्मीदवारों में बीजेपी ने 2019 में 32% का स्ट्राइक रेट रखा था और उसे 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी 2019 के मुकाबले 2024 में भाजपा को दक्षिण में 2.5 गुना सीटें अपनी बढ़ानी पड़ेंगी। यानी इस बार जो उसका आंकड़ा है, अगर वो इतनी सीटें हासिल करना चाहता है तो 2019 के मुकाबले में उसे 2.5 गुना, जितनी सीटें उसे 29 सीटें हासिल हुई थी, इस बार उसे बढ़ा करके सीटें लानी होंगी 71, यानी कि 2.5 गुना सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। अब बात हो रही है पश्चिम भारत, जो आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर 2019 के परफॉर्मेंस को भारतीय जनता पार्टी को बरकरार रखना पड़ेगा। यहाँ है 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 78 सीटें, आबादी है 17.848 करोड़। इन 5 चुनावों में कांग्रेस ने 370 सीटें जब हासिल की तो उसे, मैं 5 चुनाव की आप बार बार सोच रहा हूँ कि 5 चुनावों का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। 5 चुनाव ऐसे थे जब कांग्रेस ने 370 सीटें हासिल की थी। उसमें किस जोन में कितनी सीटें हासिल की थी, उस लिहाज से हम भाजपा को कसौटी पर रख रहे हैं। इन 5 चुनावों में कांग्रेस ने इस एरिया में, यानी पश्चिम भारत में 1951 में 53 सीटों में से 48 सीटें जीती थी। 1957 में 66 में से 38 सीटें जीती थी। 1962 में 66 में से 57 सीटें जीती थी और 1971 में 72 में से 55 सीटें जीती थी। 1984 में 77 में से 69 सीटें जीती थी। अगर उम्मीदवारों के लिहाज से बात करें तो कांग्रेस ने 52 उम्मीदवार खड़े किए 1951 में और 48 उम्मीदवार उसके जीते। 1957 में 66 उम्मीदवार खड़े किए और 38 उम्मीदवार जीते। 1962 में 66 उम्मीदवार खड़ा किए और 57 उम्मीदवार जीते। 1971 में 69 उम्मीदवार खड़ा किए और 55 जीते। 1984 में 76 उम्मीदवार खड़ा किए और 69 जीते। यानी कि मौजूदा सीटों के लिहाज से कांग्रेस ने, मैंने बताया 370 सीटें जीती, तो उसे पश्चिम भारत में कम से कम 42 सीटें लानी ही पड़ी हैं। इस पैमाने पर अगर आप 370 के टारगेट को बीजेपी के लिए रखेंगे तो उसे कम से कम 42 सीटें उसे भी चाहिए पश्चिमी जोन से। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का 2024 का जो आंकड़ा देखें तो भाजपा ने 56 उम्मीदवारों को अभी तक उतारा है। इस इलाके में 42 सीटें जीतने के लिए बीजेपी को 75% का स्ट्राइक रेट रखना पड़ेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 55 उम्मीदवार यहाँ उतारे थे। पश्चिमी इलाके में बीजेपी ने 92% स्ट्राइक रेट के साथ 55 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी कि जितने सीटों पर उसने उम्मीदवार थे सारे के सारे सीटें उसने जीत ली थी और उसने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। ऐसे में बीजेपी को पश्चिम जोन में सिर्फ 2019 की परफॉर्मेंस को बनाए रखना पड़ेगा। अब बात हो रही है पूर्वोत्तर भारत की। पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी को जरूरत है कि वो अपना 2019 का प्रदर्शन दोहराए। यहाँ पर 8 राज्य, 25 केंद्र, 25 सीटें हैं और आबादी है मात्र 4.57 करोड़। यहाँ पर जब भारतीय कांग्रेस ने 5 सीटें जीती, जब उसे 370 सीटें हासिल हुई, तो 1951 में 16 सीटों में से 12 वो जीती। 1957 में 16 में से 11 सीटें जीती। 1962 में से 16 में से 10 सीटें जीती। 1971 में से 19 में से 15 सीटें जीती। 1984 में से 24 में से 11 सीटें जीती। अगर आप कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात करेंगे तो उसके 88% तक उम्मीदवार जीते। 1951 में उसने 15 उम्मीदवार खड़ा किया जिसने 12 जीत के आए। 1957 में 16 उम्मीदवार खड़े किए, 11 जीत के आए। 1962 में 16 उम्मीदवार उतारे, 10 जीत के आए। 1971 में 17 उम्मीदवार उतारे और 15 जीत करके आए। 1984 में 23 उम्मीदवार उतारे और 11 जीत करके आए। कांग्रेस ने
इन 370 सीटों पर जो जीत हासिल की उसे नॉर्थ जोन में कम से कम 11 सीटें जीतनी पड़ी। बीजेपी को 370 सीटें जीतने के लिए भी 11 सीटें कम से कम जीतनी होंगी। पूर्वोत्तर में भाजपा ने अब तक 18 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। अगर बीजेपी को इस इलाके में 11 सीटें जीतनी है तो उसका स्ट्राइक रेट होगा 62%। 62% स्ट्राइक रेट की तभी वो 18 में से 11 उम्मीदवार जीत पड़ेगी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में 2019 में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तब उसका स्ट्राइक रेट 70% था, यानी कि 14 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। यानी कुछ नहीं करना है भाजपा को, सिर्फ 2024 में भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ ईस्ट में अपनी 2019 की परफॉर्मेंस को ही दोहराना है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस ने जब भी 370 सीटों का माइलस्टोन हासिल किया है, देश के 5 जोनों में एक सिमेट्री में सीटें जीती है, यानी किसी भी इलाके का ग्राफ एकदम नीचे नहीं गया है। 2014 और 19 का ग्राफ देखें तो बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। वो नॉर्थ ईस्ट में तो बेहद मजबूत है, लेकिन साउथ और ईस्ट में उसका ग्राफ काफ़ी नीचे है। अगर आप इसको समीकरण के लिहाज से देखें तो बीजेपी देश के कुछ इलाकों की लगभग 90% सीटें जीती है, लेकिन कुछ इलाकों की अभी भी 100 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा की जीत बेहद मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी 3 इलाकों में बेहद मजबूत है तो 2 में बेहद कमज़ोर है। क्षेत्रवार सीटों में देखेंगे तो कुल कितने प्रतिशत सीटें जीती है तो भाजपा उत्तर में उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, पूर्वोत्तर की बात करें तो 1951 में कांग्रेस 74% सीटें जीती थी, 1957 में 75%, 1962 में 73%, 1971 में 68%, 1984 में 77%। इस लिहाज से और जबकि भाजपा का आंकड़ा देखें तो 2014 में भाजपा 52% सीटें जीती है और 2019 में 56% सीटें जीती है। यानी कि जो कांग्रेस ने जब 370 सीटों का माइलस्टोन हासिल किया तो उसे समाज के हर वर्ग और समुदाय का वोट मिला था। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश में मुस्लिम समुदाय एक ऐसा है जो बीजेपी का वोटर नहीं है। भारत में हर राज्य का मिजाज, धार्मिक मान्यताएं, संस्कृति, खान पान सब अलग है। बीजेपी अगर शाकाहार, सनातन धर्म को हर जगह बात करेगी तो उसके कई वर्ग ऐसे हैं जो उसे वोट देने से कतराते हैं। ऐसे में बीजेपी ने 2014 में 3 लाख से ज़्यादा के मार्जिन की 42 सीटें जीती थी। 2019 में ऐसी सीटें बढ़कर हो गई 105, यानी बीजेपी की नई सीटों के बजाय जीत का मार्जिन बढ़ा है। 370 यानी कि 2014 में जो 3 लाख से ज़्यादा की मार्जिन की सीटें थी वो 42 थी। 2019 में सीटें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन जो उसका डिफरेंस था वो 3 लाख की सीटों का अंतर का वो 105 हो गया 42 से बढ़ करके, यानी भाजपा की नई सीटों के बजाय जीत का मार्जिन बढ़ गया। 370 का माइलस्टोन हासिल करने के लिए बीजेपी को सीटों के मार्जिन से ज़्यादा नई सीटों पर फोकस करना पड़ेगा। बीजेपी को 3 लाख से ज़्यादा वाली मार्जिन वाली 42 सीटों से 105 हो गई। विनिंग मार्जिन 2005 में जो था 2019 में जो था 2014 में था 50,000 से 1 लाख से की जो सीटें थी विनिंग मार्जिन, उसमें 2019 में 37 थी, 2014 में 44 हो गई। 1 से 1.5 लाख का जो मार्जिन था विनिंग का वो 2019 में 30 था तो 2014 में 52 था। 1.5 लाख से 2 लाख का जो मार्जिन था वो 2019 में 32 था तो 2014 में 38 का था। 2 लाख से 3 लाख का जो मार्जिन पहले था 2019 में वो था 59 और 2014 में आ गया 74। 3 लाख से 4 लाख का जो 2014 में था 29, 2019 में आ गया 61। 4 से 5 लाख का जो 2014 में था 8 और 2019 में आ गया 29। 5 से 6 लाख का जो 2014 का मार्जिन था 5 सीटें थी 5, वो हो गई 11। 6 लाख से ज़्यादा की जो मार्जिन की सीटें थी 2014 में एक भी नहीं थी, 2019 में हो गई 4। बीजेपी ने 2019 में उत्तर भारत के 10 राज्यों में एक तरफा जीत हासिल की थी। इसमें दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड है। 370 सीटों के टारगेट के लिए बीजेपी को जितना जरूरी नई सीटों पर काबिज होना है उतना ही जरूरी नई सीटों पर अपनी पकड़ बरकरार रखना है। ऐसे में अगर आप ये सोचें 1951 से अब तक लोकसभा की सीटें जो बढ़ती जा रही हैं, अगर उसे सही कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो आप जो आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो आप देख सकते हैं कि 1951 में जो 403 सीटें थीं उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, पूर्वोत्तर की बात करें
तो सीटों का आंकड़ा आपके स्क्रीन पर लगातार है। ऐसे में अब आप ये समझ सकते हैं कि जो आंकड़ा आया है भारतीय जनता पार्टी के चुनावी नारों के साथ कि 370 सीटें उसे हासिल होंगी या नहीं होंगी, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी इसे हासिल नहीं कर सकती है। कांग्रेस ने 5-5 बार ये आंकड़ा पार किया है, लेकिन उसके और इसके सीटों के राजनीतिक जो समीकरण हैं उसमें बहुत अंतर है। मैंने आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाने की कोशिश की है, हालांकि आप खुद बहुत समझदार हैं, लेकिन जो आंकड़ों के लिहाज से हमने आपके सामने रखा है, आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।